नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मॉड्यूल 3, है ना। जो मॉड्यूल 3 है ट्रांसफॉर्मर, उसके हम लोग प्रॉब्लम्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेते हैं पहला प्रॉब्लम। आई एम रीडिंग द प्रॉब्लम वंस। एक बार हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, आप ट्राई खुद से कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चंस देखिए, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, देन सी द सॉल्यूशन। हम ना एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं। द ईएमएफ पर टर्न ऑफ ए सिंगल फेज 23110 यानी कि 2310 बटा 220 वोल्ट 220 वोल्ट 50 हर्ज ट्रांसफार्मर इज अप्रोक्सीमेटली 13 वोल्ट 13 वोल्ट। कैलकुलेट। पहला दो क्वेश्चन इसमें। सब क्वेश्चन ए, द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स, एंड सब क्वेश्चन बी, द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर फॉर फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.4 टेस्ला। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आप एक ट्रांसफार्मर है जिसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी है 2310 बटा 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है। इसकी ना पर टर्न वोल्टेज है 13 वोल्ट, है ना। इसकी जो पर टर्न वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली 13 वोल्ट है। कैलकुलेट, अप्रोक्सीमेटली वर्ड लिखा गया है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 13 वोल्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। दो, पहला कैलकुलेट क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी में कितने टर्न्स हैं, एंड दूसरा द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर फॉर फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.4 टेस्ला। देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन में आपको कैसे करना होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो व्हाट इज द गिवन डेटा, पहले देते हैं कि गिवन डेटा क्या क्या है। व्हाट इज द गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में सबसे पहले आपका वोल्टेज रेटिंग दिया गया है, यानी कि वोल्टेज रेटिंग क्या दिया गया है, और ये जो रेटिंग दिया होता है ये डेफिनेटली ईएमएफ रेटिंग होता है। तो ईएमएफ रेटिंग जो दिया गया है दिस इक्वल टू वोल्टेज रेटिंग, जिसको बोलते हैं आप वोल्टेज रेटिंग, दैट इज गिवन एज 2310 बाई 220 वोल्ट, है ना। वोल्टेज रेटिंग ये दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट दैट इज गिवन इज 50 हर्ट्ज। एफ की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज का सप्लाई दिया गया है। एंड ईएमएफ पर टर्न, मतलब आप इस तरह लिख सकते हो E1 बटा N1 दिस इज इक्वल टू E2 बटा N2, है ना। ये दोनों ये किसके बराबर है, ये 13 वोल्ट के हैं। यानी कि ईएमएफ पर टर्न यही होता है ना, E1 बटा N1 इज इक्वल टू E2 बटा N2, और वो कितना वोल्ट है, दैट इज एक्चुअली 13 वोल्ट 13 वोल्ट। आपको पहला कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, N1 एंड N2 की वैल्यूज निकालनी है। देखते हैं कैसे निकालेंगे N1 एंड N2 की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना ईएमएफ दिया है 2310 और 220 वोल्ट, है ना। तो जो आपका पर टर्न वोल्टेज कितना है वो 13 वोल्ट है। लेट्स सी कि अगर आप यहां से यहाँ पे E1 कौन होगा, तो ये होगा आपका E1, है ना। ये होगा E1, ये क्या होगा E2, है ना। जो नेम प्लेट रेटिंग होता है वो इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो सिंस E2 कितना दिया हुआ है, E2 जो है आपका 220 वोल्ट है, इसलिए आप यहां से N2 निकाल सकते हो। तो N2 कितना होगा, N2 जब निकालने जाओगे इट बिकम इक्वल टू, यहां से निकाल लेते हैं 220 डिवाइड बाई 13, 220 डिवाइड बाई 13, लेट्स कैलकुलेट इट। 220 डिवाइड बाई 13 इट इज कमिंग एज 16.92, इट इज कमिंग एज 16.92, यानी कि 16.92 आ रहा है। अब एक बात देखो, ये जो 16.92 है, अब इतना टर्न तो आप बना नहीं सकते, इतना टर्न तो ट्रांसफार्मर में बना नहीं सकते, क्योंकि ये फ्रैक्शनल है। इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट किए। किससे अप्रोक्सीमेट करोगे, इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो। मान लो ले लिए हम 17, मान लो कि हम कितना ले लिए, हम ले लिए 17, यानी कि कितने टर्न्स हैं, 17 टर्न्स हैं। N1 का वैल्यू ले लिया 17 टर्न्स। अब यहां से हम टर्न्स रेशियो तो निकाल सकते हैं डेफिनेटली। अगर यहां से तुम निकालने जाओगे, अगर आप यहां पे N2 आपको पता है, तो सिंस आपको N1 एंड N2 दोनों निकालना था ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ए में N1 और N2 दोनों ही निकालने थे, तो हमने N2 मान के चलो, अगर हमने 17 निकाल लिया तो N1 भी निकल जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपके पास E1 बटा E2 बराबर होता है N1 बटा N2, है ना। तो हम यहां से N1 आराम से निकाल सकते हैं। N1 कितना आया, E1 बटा E2, तो E1 का वोल्टेज कितना दिया हुआ है 2310 डिवाइड बाई 220 एंड मल्टीप्लाई बाई आपके पास N2, N1 का वैल्यू कितना होगा, E1 बटा E2 मल्टीप्लाई बाई N2, तो आपने कितना लिया है 17 लिया है, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करते हो यू विल गेट द N1, बट
अगर आप कैलकुलेट करते हो N1 यू आर गेटिंग एज 178.5 178.5 देख रहे हो, इतना टर्न्स आपको मिल रहा है। अगेन आपने अगर ये 17 लिया, ध्यान देते जाओ, एक तो ये फ्रैक्शनल था तो आप फ्रैक्शनल नहीं ले सकते, तो कितना लिए 17 लिए, जब ये आप 17 लिए तो कितना आया है 178.5। आप इसको अब ले नहीं सकते हो क्योंकि ये क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है ना, ये एक फ्रैक्शन है, ये एग्जैक्ट इंटीजर नहीं है। तो आप कभी भी 178.5 टर्न तो बना नहीं पाएंगे। जैसे कि आप 169.2 टर्न नहीं बना सकते, 169.92 टर्न नहीं बना सकते, उसी तरह से 175.5 टर्न भी आप नहीं बना सकते। तो सर क्या करें इसके लिए? अब हमें सिंस ये नहीं कर पाएंगे, सिंस N1 is फ्रैक्शन, हेंस अगर N1 फ्रैक्शन आता है तो ना आपको फिर से इससे आगे बढ़ना है। ये 17 लिए थे तो नहीं हो पाया, अब क्या लेंगे 18 लेंगे। हेंस आप N1 की वैल्यू कितना लेंगे 18 लेंगे। जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी बाइंडिंग लेंगे वो आप कितना लेंगे अब 18। ये आई होप कि समझ में आया हमने 18 क्यों लिया। क्योंकि यहां जो नंबर आ रहा था N1 वो फ्रैक्शन आ रहा था, सॉरी N2, इसलिए, और किस पे आ रहा था 17 पे आ रहा था, इसलिए हम N2 को कितना ले लेंगे 18 ले लेंगे। अब लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N1। तो अब N1 कितना हो जाएगा, N1 बराबर E1 बटा E2 मतलब 2310 बाई 220 मल्टीप्लाई बाई अब 18 होगा, है ना। इट विल कमिंग एज, ये कितना आ रहा है N2 अगर 18 लेते हो ये आ रहा है बेटा 189 टन्स, 189 टन्स। अगर N2 जो है 18 टन्स है एंड तब जाके N1 कितना आ रहा है 189 टन्स, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा N2 इज इक्वल टू 18 टन्स एंड N1 इज इक्वल टू 189 टन्स। इट विल बी द फर्स्ट आंसर, इट विल बी द फर्स्ट आंसर, इट विल बी द पहला आंसर। ये पहला आंसर होगा N1 N2 बराबर 18 टन्स और N1 बराबर 189 टन्स, 189। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्या कह रहे हैं निकालने के लिए? नाउ आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड, अगर आपके पास फ्लक्स डेंसिटी इतना है 1.4 टेस्ला, तो आपको निकालना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपको पता होगा कि इंड्यूस ईएमएफ आइदर यू कैन गो बाय E1 और यू कैन गो बाय E2, आप किसी से भी जा सकते हो E1 चाहे E2 से, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिसका भी यहां वैल्यू लेंगे उसी का टर्न्स लेंगे, डेट्स इट। तो आप E1 से निकाल लीजिए या E2 से निकाल लीजिए, डेट इज योर इशू। E2 से ले लेते हैं, मान के चलो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.44, आप किसी से भी निकाल सकते हो, 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव एम इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N2, ये होता है फॉर्मूला। हमें क्या दिया है फाइव ना देके हमें फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइव ना देके फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, बड़ी इशू नहीं है। दिस विल बी कमिंग एज E2 इज इक्वल टू 4.44 इंटू एफ इंटू फाइव को आप क्या लिख सकते हो, फाइव इज इक्वल टू फाइव बराबर बीएम इंटू एरिया, क्योंकि बीएम कितना होता है 5m पर यूनिट एरिया, तो इसको क्या लिख सकते हो बीएम इंटू एरिया, यानी कि ये हो जाएगा बीएम इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाई N2। आपको सारे डेटा पता है, एफ का वैल्यू 50 हर्ट्ज, ये कितना है बीएम 1.4 टेस्ला, एरिया आपको निकालना है N2, आप कौन सा लेंगे, यू हैव टू टेक दिस N2 18 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। इट इज कमिंग एज, आपको कितना करना पड़ेगा तब, एरिया इज इक्वल टू E2 मतलब कितना वोल्ट है 220 वोल्ट डिवाइड बाई 4.44 इंटू एफ मतलब 50 हर्ट्ज इंटू व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 1.4 टेस्ला इंटू व्हाट इज N2 दैट इज द 18। जब ये कैलकुलेट करेंगे इट विल कमिंग एज, ये कितना आएगा, ये आ रहा है अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 393.25 ये आएगा बेटा 393.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होगा 393.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दो क्वेश्चन था, एक में हमें क्या निकालना था क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना था, जो क्वेश्चन दूसरा था उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना था, पहला जो क्वेश्चन था उसमें N1 एंड N2 निकालना था। इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है, ये वाला पार्ट जो है ना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स जब फ्रैक्शन में होंगे तो हमें उसे कैसे मैनिपुलेट करना है ये जानना है। इफ यू हैव द फ्रैक्शनल टर्म, आपको क्या करना है उससे ज्यादा का एक
फिक्स इंटीजर लेना है। इस पे अगर n2 निकाले, ये भी अगर फ्रैक्शन आया, देन अगेन यू हैव टू इंक्रीज, और वो किस में इंक्रीज करना है? कंप्लीट इंटीजर में, क्योंकि आप पूरा टर्म बनाओगे, आधा टर्म्स कभी ट्रांसफॉर्मर में कोई बना नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करेंगे और इसको कॉपी करेंगे अगर आपने सॉल्व नहीं कर पाया हो तो। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। फाइंड द एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट एंड द नो लोड करंट ऑफ, यानी कि एक्टिव एंड कंपोनेंट reactive component of no load current and the no load current itself of 440 volt by 200 volt single phase transformer. If power input on HV winding is 100 watt, the low voltage winding is kept open. The power factor at no load is 0.2 lagging. देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको ना नो लोड करंट का एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट निकालना है। एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट आपको ये निकालना है। एंड द नो लोड करंट इटसेल्फ, आपको नो लोड करंट भी निकालना है इस क्वेश्चन में। किसके लिए? 440 वोल्ट 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि 440 वोल्ट 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, ये है। अगर आपके पास जो टेस्ट है वो हाई वोल्टेज साइड कंडक्ट किया गया है, डेफिनेटली ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया गया है, लेकिन वो हाई वोल्टेज साइड किया गया है। आपने पढ़ा है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो बेसिकली लो वोल्टेज साइड कंडक्ट किया जाता है, इवन हाई वोल्टेज को ओपन रखा जाता है। लेकिन आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपको लो वोल्टेज साइड करोगे तभी वो टेस्ट कंडक्ट होगा। इवन इफ यू आर conducting the test at a high voltage side, keeping the low voltage open, then also the test will perform. मीनिंग यह है कि अगर आप हाई वोल्टेज साइड टेस्ट परफॉर्म करते हो, लो वोल्टेज को ओपन करके करते हो, तब भी टेस्ट परफॉर्म होगा और तब भी एग्जैक्ट रीडिंग देगा जो पहले रीडिंग आ रहा था, क्योंकि कोर लॉस विल नॉट गोइंग टू चेंज इवन यू आर कंडक्टिंग द टेस्ट ऑन हाई वोल्टेज साइड और यू आर कंडक्टिंग द टेस्ट ऑन लो वोल्टेज साइड। तब किसी भी साइड पे अगर टेस्ट कंडक्ट करते हो तब भी आपको ना कोर लॉस विल बी सेम ओनली। तो इसमें ना ये थ्योरेटिकल है, बट ये इकोनॉमिकल टेस्टिंग नहीं होगा। इवन आपको ना टेस्ट किया गया है ये हाई वोल्टेज साइड में और लो वोल्टेज साइड को ओपन किया गया है, तो क्या ये टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा? द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एंड द कोर लॉस विल बी रेटेड इटसेल्फ। बट बात यह है कि आपके पास ये करना किधर चाहिए? तो लो वोल्टेज करना चाहिए, हाई वोल्टेज ओपन रखना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। व्हाट इज द डेटा दैट इज गिवन टू यू? जो गिवन डेटा है उसमें सबसे पहले जो आपका वोल्टेज रेटिंग है ना, V रेटिंग, जो वोल्टेज रेटिंग है वो क्या है? वो है आपका 440 बटा 220 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है। जो इनपुट पावर है जिसको आप डेफिनेटली ये नो लोड टेस्ट कंडक्ट हुआ है इस पे, तो इसको आप क्या बोलते हो? नो लोड पावर। तो नो लोड पावर ये बोलते हो, इसको आप W नोट से रिप्रेजेंट करते हो। ये कितना दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है, 100 वाट। कीपिंग द लो वोल्टेज ओपन, यानी कि टेस्ट कहां कंडक्ट किया गया है? हाई वोल्टेज साइड। तो आप ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको आप VOC बोलोगे वो कौन होगा? सिंस ये हाई वोल्टेज साइड टेस्ट कंडक्ट किया गया है तो जो रेटेड वोल्टेज है वही, और किस साइड का? हाई वोल्टेज का। तो VOC ने बेटा आपको 440 लेना होगा, ना कि 220। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट जो है वो हाई वोल्टेज कंडक्ट किया गया है, इसलिए ये होगा आपका 440 वोल्ट होगा, ठीक है। नाउ एंड द नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड PF पावर फैक्टर, जिसको आप cos फाई नोट बोलते हो, ये 0.2 लैगिंग दिया है। जनरली 0.2 टू 0.3 लैगिंग होता है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन का डेटा है। आपको निकालना क्या है? व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? आपको निकालना है बेटा IC, कोर लॉस कंपोनेंट मतलब एक्टिव कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड I नोट। ये आपको 3 डेटा फाइंड करना है, ठीक है। IM, I नोट एंड IC, IM एंड I नोट, ये 3 डेटा, एक्टिव कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट एंड नो लोड करंट, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। लेट्स हाउ टू फाइंड। सिंस I नोट का वैल्यू कितना होता है, सॉरी IC का वैल्यू कितना होता है? इट इज नथिंग बट I नोट इंटू cos फाई नोट। ये हमको फॉर्मूला पता है, पहले से पता है, ठीक है। I नोट इंटू cos फाई नोट। एंड
आई एम का वैल्यू कितना होता है, आई एम इंटू साइन फाई नोट। लेट्स सी, लेकिन हमें ना आई नोट दिया नहीं है, तो सबसे पहले अगर हम आई नोट निकाल लेंगे इस क्वेश्चन से तो हमें ना आईसी का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आई नोट निकाल लेंगे तो आईसी का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर अगर हम आईसी निकाल लेंगे तो कॉस फाई नोट दिया है तो आई नोट निकल जाएगा। यही दो चीज है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास जो नो लोड पावर है वो कितना है, वो 100 वाट है। किस वोल्टेज पे टेस्ट हुआ है, इस वोल्टेज पे टेस्ट हुआ है। आपको पता होगा कि केवल जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है आईसी, वही एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ जो मेजर्ड पावर है ये भी एक्टिव पावर ही है। मीनिंग क्या कि आईसी जो है ना वही केवल मेजर पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एम रिपीटिंग, जो यहाँ पे मेजर्ड पावर है कितना है, 100 वाट, दैट इज द एक्टिव पावर। वो किसके थ्रू हो रहा है, खाली आरसी के थ्रू, क्योंकि जो पावर रिएक्टिव पावर है वो एक्सएम में जाता है, जो एक्टिव पावर है वो आरसी में जाता है। तो ये जो 100 वाट का पावर है ये कौन कंज्यूम कर रहा है, आरसी। और आरसी मतलब कौन सा करंट, आईसी। तो डायरेक्ट हम आईसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो ये एक मिनट, जो आपका पावर फैक्टर होगा, आरसी का जो पावर फैक्टर होगा वो 1 होगा। आई एम रिपीटिंग, आर का जो पावर फैक्टर होगा वो 1 होगा, केवल आर का। कंबाइंडली पावर फैक्टर कितना है, कॉस फाई नॉट है, आर का पावर फैक्टर कितना है, 1 है ना। तो जो भी ये पावर कंज्यूम होकर आया है 100 वाट, वो किसके थ्रू आया है, केवल आरसी के थ्रू। हेंस यू कैन राइट दैट दिस इज आईसी इक्वल टू जो भी आपका डब्ल्यू नोट का वैल्यू है डिवाइड बाई आपके पास जो वीओसी का वैल्यू है। ये टोटल जो होगा वो आईसी है, क्योंकि ये वीओसी इंटू आईसी ही ना वाट मीटर का रीडिंग बताएगा, क्योंकि जो रजिस्टर है वही रिस्पॉन्सिबल है एक्टिव पावर के लिए। ये कितना हो जाएगा, दिस विल कमिंग एज ये डब्ल्यू नोट बाई ओसी। डब्ल्यू नोट की वैल्यू कितना है, 100, एंड ये हो गया 440 वोल्ट। हाई वोल्टेज लोगे यू विल गेट एज कितना करंट आएगा, ये आईसी का वैल्यू इट इज कमिंग एज ओके, मेक ए करेक्शन ऑफ दैट कि यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है बेटा, ओके लेट मी चेक फर्स्ट, दैट इज द 100 बाई 440, राइट। तो 100 डिवाइड बाई 440, इट इज कमिंग एज 0.227 एम्पेयर, 0.227 एम्पेयर है ना। चलो इतना एम्पेयर का करंट आ रहा है आईसी। अब हमें आईसी पता चल गया, ये किसके बराबर होता है, आई नोट इंटू साइन कॉस फाई नोट। कॉस फाई नोट की वैल्यू पता है, डायरेक्टली हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसलिए जो आई नोट होगा वो कितना हो जाएगा, आई नोट बराबर यहां से निकालोगे तो आईसी बटा कॉस फाई नोट, आईसी डिवाइड बाई कॉस फाई नोट। आईसी का वैल्यू आपने कितना लिया, 227 डिवाइड बाई व्हाट इज द कॉस फाई नोट, दैट इज 0.2 है ना, दैट्स इट। इट विल कमिंग एज लेट्स सी 0.227 डिवाइड बाई 0.2, 1.135, 1.135 एम्पेयर। ये आपको इतना एम्पेयर आ जाएगा आई नोट की वैल्यू। अगर आपको आईसी पता चल जाए और तो आप आईएम दो तरीका से निकाल सकते हो। आइदर यू कैन गो लाइक दिस कि आईएम किसका बराबर हो जाएगा, आई नोट इंटू साइन फाई नोट। आइदर यू कैन गो लाइक दिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन आपको कॉस पता है तो आप उससे फाई नोट निकाल के साइन निकाल लेंगे। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अंडर रूट, जो अगर एक्टिव पावर मिल गया टोटल पावर मिल गया, तो आपको पता होता है कि आई नोट जो है ना इन दोनों का सम होता है, फेजर सम। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, आई नोट का स्क्वायर माइनस आईसी का स्क्वायर। आइदर यू कैन गो बाय दिस फार्मूला और यू कैन गो बाय दिस फार्मूला। आपके पास दोनों ही फार्मूला है, आप किसी से भी निकालोगे करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि ये जो रिएक्टिव पावर है वो कैसे निकालोगे, जो टोटल पावर है, टोटल करंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट है, वो कैसे होगा, जो टोटल कंपोनेंट है माइनस उसका स्क्वायर माइनस जो एक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दिस विल कमिंग एज ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1.135 का स्क्वायर माइनस 0.227 का स्क्वायर। ये आपको निकालना है। इट विल कमिंग एज, ये कैलकुलेट करोगे यू विल गेट एज द वैल्यू ऑफ आई एम। तो हमने आईसी निकाल दिया, हमने आई नोट निकाल दिया, हमने आई एम भी निकाल दिया। इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो। ये हो जाएगा आपका 1.135 प्लस 0.227, ये बेटा आएगा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट 1.3397 आ रहा है, तो हम 1.4 लिख देते हैं इसको, है ना।
रूट अंडर 1.4, ये आ रहा है 1.3397, तो 1.4 लिख दिया हम, एंड यू विल गेट एज रूट अंडर रूट 1.4, 1.4 आपको 1.18 एम्पियर आएगा, ये इट विल कमिंग एज 1.18 एम्पियर। ठीक है, आपको कुछ यहाँ पे हमको समझाना है, लेट्स सी। ओहो सॉरी, मेक ए करेक्शन ऑफ डेट, यहाँ पे माइनस करना था हमने प्लस कर दिया। ओके ओके सॉरी सॉरी, एक मिनट बेटा, यहाँ पे हमें माइनस करना था, ये प्लस कर दिया हमने, एक मिनट। 1.135 का स्क्वायर माइनस 0.227 का स्क्वायर, ये आ रहा है 1.237। ठीक है, 1.237 रूट 1.237, ये आएगा 1.11, है ना, सॉरी 1.11 एम्पेयर आएगा, 1.11 एम्पेयर। ध्यान दो, यहाँ पे कुछ समझाना है। समझाना ये है कि यहाँ पे जो आपका नो लोड मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कितना आ रहा है, 1.11 एम्पेयर। ये जो आपका आईसी है, कोरलोस करंट है, वो कितना आ रहा है, 0.227 एम्पेयर। ये नियरली बेटा 5 टाइम है, 20 पैसा है ना, नियरली 5 टाइम है। ये तुम समझ रहे हो कि जो आरसी का वैल्यू है, मीनिंग क्या है, जो आपको यहाँ पे अगर हम कमेंट करने के लिए बोले तो आईएम जो मिल रहा है वो नियरली 5 टाइम मिल रहा है आईसी का। मतलब करंट जो फ्लक्स बनाने में लगा वो कंपेरेटिवली ज्यादा लगता है उसको सेटअप करने में, ये बात आप पहले से जानते हैं। जो करंट बनाने में, फ्लक्स बनाने में जो करंट लगता है वो नियरली 4 to 5 टाइम, यहाँ 5 टाइम आ रहा है, 4 to 5 टाइम ज्यादा लगता है जो करंट सेटअप करने में लगता है फ्लक्स को। यानी कहने का मतलब अगर यहां से कंक्लूड करोगे ना तो यू विल गेट एज जो एक्सएम का वैल्यू है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, वो क्या है, सिंस ये करंट कम है तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा है तो मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट का वैल्यू कम होगा, किससे, आरसी से। और कितना टाइम कम होगा, 5 टाइम, ये नियरली 5 टाइम कम होगा। अगर आरसी 100 ओम आएगा तो ये जो है ना 20 ओम आएगा, इस तरह के डेटा आएंगे। मतलब एक्सएम का वैल्यू ना कम होगा एज कंपेयर टू आरसी। तो ये सब आप कंक्लूड कर सकते हैं यहां से, और आप फाइंड भी कर सकते हैं, एक्सएम आरसी भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो आप अगर सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो इसको आराम से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, एंड आपका काम है कि आप इस वाले फॉर्मूला से निकाल लीजिए। आपको क्या करना होगा, cos फाई 2 का वैल्यू 0.2 है, आप फाई नोट निकालिए और यहां पुट करके साइन के टर्म में यहां से भी निकाल सकते हैं, दैट विल बी द सेम। Let us see the next question. I am reading the question once. The equivalent circuit referred to low tension side, low tension means low voltage side, of a 250 volt, 2500 volt single phase transformer is shown. The load impedance connected to high tension side of a transformer is 380 plus J230 ohm. For primary voltage of 250 volt, compute A, the secondary terminal voltage, and B, the primary current and power factor. आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जो किधर रेफर्ड किया गया है, लो वोल्टेज साइड। लो टेंशन मींस लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज साइड रेफर किया गया है। मतलब यहां पे किस साइड रेफर हुआ है, 250 वोल्ट साइड रेफर किया गया। और उसका ना इक्विवेलेंट सर्किट यहां पे दिया गया है, ये आपका आरसी है 500 ओम का, जे एक्सएम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है जे 250 ओम का, ये वैल्यू जे 250 ओम का, आपको पता है ये वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू आरसी। आर इक्विवेलेंट 1 मतलब कि प्राइमरी साइड रेफर किया गया है, यहाँ पे लो वोल्टेज साइड मतलब प्राइमरी साइड रेफर किया गया है, प्राइमरी लो वोल्टेज है, तो 0.2 ओम है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल लीकेज रिएक्टेंस कितना है, 0.7 ओम। एंड कह रहा है कि जो यहाँ पे जो लोड कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे सेकेंडरी में रेफर किया गया, कहां पे, जो हाई वोल्टेज साइड जब लोड कनेक्ट किया गया है वो कितना किया गया है, वो इतना किया गया है। जो हाई वोल्टेज साइड लोड कनेक्ट किया गया है वो इतना किया गया, याद रखोगे, हाई वोल्टेज साइड लोड कनेक्ट किया गया है इतना। ठीक है, तो आपका लेट्स सी व्हाट इज द गिवन डेटा एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो जो गिवन डेटा है दैट इज गिवन डेटा, क्या 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 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, आपको ना वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, और कितना है वोल्टेज रेटिंग, 250 बाई
0 2500 वोल्ट, ये लो वोल्टेज साइड है 250 वोल्ट, एंड जो 2500 वोल्ट है वो हाई वोल्टेज साइड है। नाउ आपको क्या दिया हुआ है, द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, लोड इंपीडेंस आपका आरएल का वैल्यू दिया हुआ है, लोड इंपीडेंस रेफर टू किधर साइड, हाई वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड लोड कितना दिया हुआ है, आरएल का जो वैल्यू ये दिया है 280 प्लस जे 230 ओम। तो ये किस साइड दिया हुआ है, ये हाई वोल्टेज साइड दिया हुआ है, ये बात जानना है। प्राइमरी वोल्टेज डेफिनेटली अगर आपको 250 वोल्ट पे ये टेस्ट कनेक्ट किया, ये कनेक्टेड किया गया है, यानी कि रेटेड वोल्टेज है यहाँ पे, और ये सर्किट का वैल्यूज है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना लोड रेजिस्टेंस को रेफर करना होगा, कहाँ, प्राइमरी साइड। तो सबसे पहले हम टर्न्स रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस को रेफर करना होगा। सर रेफर्ड क्यों करना होगा, क्योंकि बेटा ये लोड ना हाई वोल्टेज साइड लगा हुआ है, और सर्किट किधर रेफर होकर दिया हुआ है, लो वोल्टेज साइड, मतलब लो टेंशन साइड, और ये इंपेडेंस कहां दिया है, हाई टेंशन साइड। तो सबको एक साइड लेके आओगे तभी जाके तुम्हारा काम हो पाएगा। तो हमारा जो यहाँ लोड लगा हुआ है ना, जो इंपेडेंस यहाँ लगेगा, इंपेडेंस है, केवल रजिस्टिव लोड नहीं है, आर नहीं होगा, जेड होगा, सॉरी। तो यहाँ पे जो आपका ये जेड है एक्चुअली, नॉट आरएल, आरएल ये है और ये एक्सएल है। तो ये जो जेड है, लोड इंपेडेंस इज दिस वन। तो आपको ना ये रेफर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों रेफर करना पड़ेगा, जेडल को रेफर करना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज तब जाके सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये जो लोड दिया हुआ था ना, वो हाई वोल्टेज साइड दिया हुआ था, और सर्किट किधर रेफर करके दे दिया है, लो वोल्टेज साइड। और डेफिनेटली ये इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेटेड सर्किट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो संट ब्रांच है उनको ऑलरेडी शिफ्ट किया गया है। तो हमें ना निकालना होगा जेडल डैश, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द जेडल डैश। तो जेडल डैश निकालने के लिए हमें निकालना होगा टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो ए का वैल्यू कितना होता है, N1 बटा N2, N1 बटा N2 डेट इज इक्वल टू E1 बटा E2 और V1 बटा V2 डेट इज इक्वल टू व्हाट इज द टर्न्स रेशियो, डेट इज 250 है E1 एंड 2500 वोल्ट है E2। तो 1 बटा 10 आया टर्न्स रेशियो, जो यहाँ पे है 1 बटा 10 आया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है एक्चुअली। नाउ अब जेडल डैश कितना होता है, इंपेडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड। तो जेडल डैश कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू जेडल, आरएल ए स्क्वायर इंटू जेडएल। क्यों सर, क्योंकि जो टोटल इंपेडेंस है वो सेकेंडरी साइड है, हाई वोल्टेज साइड मीन सेकेंडरी साइड है, रेफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड। तो जेडएल डैश हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू जेडएल, इट विल कमिंग एज 1/10 का स्क्वायर, मतलब 1/100 मल्टीप्लाई बाई जेडएल का वैल्यू आपका यहां दिया हुआ है, कितना दिया है, 380 प्लस 230, ये 230 ये दिया हुआ है, इतना ओम दिया हुआ है। तो अगर आप जो कैलकुलेट करोगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे इसको ना, ये 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो 100 से डिवाइड को 3.8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2.3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3.8 प्लस जे 2.3 ओम। ओके ओके, अब यहां बात देखिए, आपका ना ये हो गया जेडल डैश इतना, तो इधर टोटल इंपेडेंस कितना हो जाएगा ये हमें पता चल जाएगा। ये 2 ओम यहां पे लगा है, और ये कितना ओम है, 3.8 ओम, 0.7 ओम इधर लगा है जे में, और ये कितना है, 2.3 ओम। तो हमें ना टोटल इंपेडेंस मिल जाएगा, लीकेज इंपेडेंस प्लस लोड इंपेडेंस, टोटल इंपेडेंस मिल जाएगा। एंड यहाँ का वोल्टेज भी हमें पता है, यहाँ का वोल्टेज कितना है, 250 वोल्ट, इसी को रेफरेंस मान लेंगे तो 250 एट एंगल 0 हो जाएगा। तो अगर हमें टोटल इंपेडेंस पता चल जाए और यहाँ की वोल्टेज पता चल जाए, तो हम आराम से यहाँ का करंट निकाल सकते हैं। दिस करंट इज नथिंग बट I2 डैश, है ना, सेकेंडरी करंट रेफर टू प्राइमरी साइड, I2 डैश निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज पता है, कितना वोल्टेज है, 250, और यहाँ का टोटल इंपेडेंस हमें पता चल गया, तो आराम से करंट निकल जाएगा। यानी कि आपका टोटल इंपेडेंस कितना हो जाएगा, जो टोटल इंपेडेंस हो जाएगा, इसको जेड टी बोल देते हैं हम, जेड टोटल, वो हो जाएगा बेटा ये इंपेडेंस मतलब लीकेज इंपेडेंस और प्लस लोड इंपेडेंस। तो एक्चुअली हो जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो 0.2 इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0.7 इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस J3 ओम, है ना, इतना ओम हो जाएगा। मतलब आप किसको, ये लीकेज इंपेडेंस को आप ऐड कर दोगे, यहाँ की वोल्टेज को आप रेफरेंस मान लेते हो। तो लेट टेक द प्राइमरी वोल्टेज एज अ रेफरेंस, टेक प्राइमरी वोल्टेज एज रेफरेंस, एक को रेफरेंस मान लोगे, यानी कि अगर प्राइमरी वोल्टेज को रेफरेंस मानोगे
इसका मतलब ये जो 250 मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 250 एट एंगल 0, यानी कि तब दिस इंप्लाइज V1 बार जो हो जाएगा, यानी कि V1 जो है एंगल हो जाएगा, V1 बार मतलब फेजर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 250 मैग्नीट्यूड है एट एंगल 0 डिग्री मान लोगे, यानी कि यहाँ जो 50 वोल्ट दिया हुआ है वो किस डिग्री पे है, एंगल 0 डिग्री पे, रेफरेंस मान लिया उसको। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट इज व्हाट इज द I2 डैश। तो I2 डैश कितना हो जाएगा, डेफिनेटली ये फेजर होगा, सब फेजर ही होते हैं इसमें, इसी में I2 डैश कितना हो जाएगा, ये आपका जो V1 आपने निकाला है डिवाइड बाय जो टोटल आपके पास Z है, यानी कि Z टोटल, ये कितना हो जाएगा। अब V1 का वैल्यू कितना है, इट इज V1 इज 250 डिवाइड बाई ये है बेटा 4 प्लस J3 है ना, 4 प्लस J3, ये कैलकुलेट करोगे तो ये मैग्नीट्यूड में हो जाएगा, इट इज 4 का स्क्वायर मतलब 16 और ये 9 25, तो 5 हो जाएगा बेटा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5, मतलब इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 50, ये 50 एट एंगल ये हो जाएगा -36.86, नीचे में प्लस होगा, ये कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट होगा, इट विल कमिंग 4 है और ये है 4 और 3 का जो एंगल होता है इट विल बिकम 36.83, तो ऊपर जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा -36.83, आई एम राइटिंग ओवर हियर, ओके एनीवे, तो यहां हम लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं हम, दिस बिकम इक्वल टू 50 एट एंगल 36.86, तो नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 36.86 डिग्री, तो दिस ना एम्पेयर हो जाएगा। ये क्या हुआ आपका, ये I2 डैश का वैल्यू आया यहां से, यानी कि I2 डैश इक्वल टू दिस इंप्लाइज I2 डैश इक्वल टू दिस मच एम्पेयर, तो आपको ना ये I2 डैश यहां से निकल के आ जाएगा। लेट्स फर्स्ट चेक द कैलकुलेशन, एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर ले। ओके 36.86, ओके फाइन गुड, इट इज 38.866, ओके 36.86, ओके इट्स फाइन। नाउ तो हमें ना ये वैल्यू मिल जाएगा अब 50 एम्पेयर, यानी कि I2 डैश के वैल्यू कितनी है 50 एट एंगल 36.86 डिग्री, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना है 50 एम्पेयर और एंगल कितना है 36.86। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, आपको सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज देखना है। अब देखो ये जो करंट है ना I2 डैश है, अगर ये करंट I2 डैश है तो हम आसानी से I2 निकाल सकते हैं, इसको रेफर कर देंगे सेकेंडरी साइड, तो मतलब कि ये रेफर टू प्राइमरी साइड है, तो सेकेंडरी साइड जाकर हम निकाल लेंगे I2। अगर I2 हमें निकल जाए और हमें ना इंपिडेंस पता है, लोड इंपिडेंस पता है, यानी कि हाई वोल्टेज साइड का अगर हमें करंट निकल जाए, ये तो लो वोल्टेज साइड का करंट हुआ, मतलब यहाँ का करंट हुआ, इसको अगर हम हाई वोल्टेज साइड रेफर कर दे, वो करंट निकाल दें, और ये इंपिडेंस हमको टर्मिनल का इंपिडेंस पता है, यहाँ पे जो लोड लगा है, तो ये करंट से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जो वोल्टेज वहां मिलने वाला है। लेट्स सी, आई एम रिमूविंग दिस पार्ट फर्स्ट, तो ये वाला पार्ट हम रिमूव कर रहे हैं, ओके नाउ अब देखो हमारे पास ना I2 डैश पड़ा हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा जो भी आपके पास I2 डैश का मैग्नीट्यूड है, फेजर नहीं लिख रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड है, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप I2 डैश किसके बराबर होता है I2 बाई ए के, है ना, I2 डैश किसके बराबर होता है I2 बाई ए के, तो I2 किसके बराबर हो जाएगा ए टाइम I2 डैश के। एक्चुअली अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो देख लीजिए, सिंस I2 डैश जो है वो होता है बेटा I2 बाई ए के, है ना, करंट में डिवाइड किया जाता है, रेजिस्टेंस में ए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है, वोल्टेज में ए से मल्टीप्लाई किया जाता है। नाउ तो आपके पास I2 इतना यहां से कितना हो जाएगा, दिस बिकम I2 इज इक्वल टू ए टाइम I2 डैश, ए का वैल्यू कितना है 1/10 मल्टीप्लाई बाई 50, केवल मैग्नीट्यूड को अभी डील करना है क्योंकि हमें वोल्टेज की मैग्नीट्यूड देनी है, एंगल नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल कमिंग एज 5 एम्पेयर। और डेफिनेटली अगर पूरा ही वैल्यू लिखने जाओगे, अगर फेजर के साथ लिखने जाओगे तो ये कितना एंगल है, ये डेट इज द 36.86 डिग्री निगेटिव में, तो ये एंगल में कोई
डिवीजन नहीं होगा, क्योंकि टर्न्स रेशियो से डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज सेम एट एंगल इतना से। तो हमें ये I2 मिल गया, हमें I2 मिल गया। अगर आप टर्मिनल वोल्टेज निकालना चाह रहे हो तो आपको I2 मिला है और आपके पास इंपीडेंस पता है कितना है इंपीडेंस, तो हाई वोल्टेज साइड का इंपीडेंस ऊपर लिखा हुआ है ना, तो आप आसानी से वोल्टेज निकाल सकते हो। ओके नाउ, तो आपको अगर V2 निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा है, तो टर्मिनल पे लोड कितना लगा हुआ है, इतना ओम का हाई वोल्टेज साइड ओम लगा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इतना ओम का रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस में इंपीडेंस लगा हुआ है, और ये करंट आ रहा है। तो आपको मिल जाएगा व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज V2 रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। अब हाई वोल्टेज साइड का है तो V2 बराबर यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज, द सेकेंडरी वोल्टेज V2 इक्वल टू टर्मिनल पे कितना मिलेगा आपको, आपने जो I2 निकाला है मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, आपने ZL जो दिया था, ZL इंपीडेंस जो दिया हुआ है उससे। तो I2 का वैल्यू कितना है, इट इज 5 एट एंगल माइनस, तो आपको अगर चाहते हो खाली मैग्नीट्यूड निकालना तो यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑल्सो। तो खाली मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट, तो इसका केवल मैग्नीट्यूड ले लो। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस यानी कि रियल का स्क्वायर प्लस 230 का स्क्वायर। ये ना खाली आप मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे यहां से। अगर आप चाहते हो खाली मैग्नीट्यूड निकालना तो यहां से निकाल लोगे, विथ एंगल चाहते हो तो क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 एट एंगल 30 मल्टीप्लाई बाई ये पूरा वैल्यू, तो दो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। इवन आपको ये कितना मिलेगा, लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 5 मल्टीप्लाई बाई दिस इक्वल 2220, ये आएगा 2220 वोल्ट, यानी कि 2220 वोल्ट आएगा। तो आपको टर्मिनल पे कितना वोल्ट मिला, 2220 वोल्ट। इवन आपने इनपुट कितना दिया था, सॉरी वहां पे इंड्यूस ईएमएफ कितना था, 2500 वोल्ट था, है ना, और आपको मिल कितना रहा है 2220 वोल्ट। ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे ड्रॉप होंगे ना, इसमें ड्रॉप होगा और उसी ड्रॉप को के चलते यहां जो वोल्टेज मिल रहा है वो इंड्यूस ईएमएफ से कम मिल रहा है। ये बात हमें समझ में है ना। तो हमें सेकेंडरी वोल्टेज हमने निकाल दिया। अब क्या कह रहा है, प्राइमरी करंट एंड प्राइमरी पावर फैक्टर निकालना। यानी कि अब आते हैं यहाँ पे, हमारे पास ना एक करंट I2 डैश है, एक करंट I2 डैश है, यहां जो करंट फ्लो होता है इसको बोलते हैं हम लोग I0, और I1 किसके बराबर होता है, I1 जो बराबर होता है वो I0 एंड I2 डैश के बराबर होता है, ये सब आप जानते हैं। तो सबसे पहले I0 निकाल लें हम लोग। अगर I0 निकाल लेंगे देन ओनली वी कैन गेट द I2 डैश, है ना। तो I0 निकालने के I2 डैश है तो I1 तब जाके निकल पाएगा। तो I0 निकालने के लिए यहां का करंट होता है IC, ये करंट होता है IM, है ना बाबू, ये करंट होता है IM। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, IC एंड IM निकालना पड़ेगा। तो अगर IC IM निकाल पाओगे ना तभी जाके आप निकाल पाओगे I0, और I0 जब निकलेगा तभी जाके I1 निकल पाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC, IC कितना हो जाएगा, यहां का वोल्टेज कितना है, डेफिनेटली ये V1 है, V1 एट एंगल RC, है ना, ये सॉरी डिवाइड बाई RC। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है 250 एट एंगल 0 लिए थे हम लोग, 250 एट एंगल 0 डिवाइड बाई RC यानी कि 500। तो ये जनरली कितना हो जाएगा, ये 0.5 एम्पेयर हो जाएगा एट एंगल 0 एम्पेयर। डेफिनेटली रेजिस्टर में कोई करंट लैग लीड करता नहीं है। इधर कितना हो जाएगा, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कितना हो जाएगा, डेफिनेटली V1 डिवाइड बाई JXM, यही है फॉर्मूला। तो V1 आप कितना लिए हैं 250 एट एंगल 0, इसको रेफरेंस माने थे आप, डिवाइड बाई JXM, ये कितना ओम है, तो बेटा J लोगे 250 करोगे तो आएगा 1 एम्पेयर, मैग्नीट्यूड में 1 आएगा, नीचे एंगल प्लस 90 है, ऊपर जाकर माइनस 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एट एंगल माइनस 90 डिग्री एम्पेयर, ठीक है। तो ये है 0.5 एम्पेयर और ये है 1.190 एम्पेयर, मतलब कि 1 एट एंगल 90 एम्पेयर। देन यू कैन गेट द I0 ऑल्सो, ये रिमूव कर देते हैं पार्ट। ओके, तो पहला पार्ट हमने निकाल लिया है, दूसरा पार्ट में आ रहा है। तो हमने I0 निकाल लेना है, IC हमें पता चल गया, IM भी हमें पता चल गया। तो I0 किसके बराबर होता है, I0 इज इक्वल टू IC प्लस IM, यही हमारा फॉर्मूला होता है, IC प्लस IM। IC कितना आया है एंड IM कितना आया है, IC आपको मिला है 0.5 एट एंगल 0,
0.5 एट एंगल 0 प्लस ये कितना है 1 एट एंगल माइनस 90 डिग्री। तो इतना एम्पेयर मिल के आया आई नॉट, और ये डेफिनेटली लैगिंग नेचर का आएगा। देखते हैं ये कितना आ रहा है। इट इज कमिंग एज ना है ये जो ओके 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 लेट लीव डेट। आई आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। अच्छा ये कितना आ जाएगा, अगर रियल पार्ट हो जाएगा ये, इसका एंगल कितना है 0, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, और ये माइनस जे है, मतलब कि जे है 90 डिग्री हो ना, जे मतलब 90, इसको माइनस जे लिख सकते हो, ये माइनस J1 हो जाएगा। इतना एम्पेयर हमने किया क्या, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, इन दोनों को पोलर फॉर्म में लिख दिया, डेट इट। गलती बोल दी, ये पोलर फॉर्म में था, हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया, डेट इट। तो 5 एट एंगल 0 था, तो 5 एट एंगल 0 मतलब रियल पार्ट होगा, तो लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस जे लिख सकते हो, माइनस 90 डिग्री को, जे मतलब प्लस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा इतना एम्पेयर। नाउ हमें पास इतना वैल्यूज मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, I1 निकालना है, हमें प्राइमरी करंट निकालना है एंड पावर फैक्टर। प्राइमरी करंट निकल जाएगा तो पावर फैक्टर भी निकल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइमरी करंट I1 इज इक्वल टू, इट इज द फेजर सम ऑफ I0 प्लस I2 डैश, इट इज द फेजर सम ऑफ I0 प्लस I2 डैश। ठीक है, तो I0 आप कितना निकाले हैं, 0.5 माइनस J1, ये करंट है, प्लस आप I0 I2 डैश कितना निकाले हैं, 50 एट एंगल माइनस 36.86, है ना। आपके पास ये दो करंट्स मिल रहे हैं, ये आपका पोलर फॉर्म में, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में। आप इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट। और ये जब कन्वर्ट करोगे ये आएगा 40 प्लस J30, है ना। ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 40 40 प्लस J30 आएगा, ये 40 प्लस J30 आएगा। ये हो जाएगा 0.5 माइनस J1, इस तरह से होगा। और ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बेटा 40 माइनस 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 J30 एम्पियर। इस तरह के वैल्यूज आएंगे ये दोनों, इन दोनों को ऐड करोगे तो 40.5 हो जाएगा, और ये 31 हो जाएगा। ये हो जाएगा 40.5 माइनस J31, इतना एम्पियर। तो आपके पास ये वैल्यू मिला I1, लेकिन ये किस फॉर्म में मिल रहा है, रेक्टेंगुलर, तो आप इसको पोलर में कन्वर्ट करोगे, और जब पोलर में कन्वर्ट करोगे ये आएगा, लेट्स सी द वैल्यू ऑफ दैट, ये कितना आएगा, पोलर में कन्वर्ट किए 40 प्लस 0.5 40.5 प्लस J, ओके। ये 51 एट एंगल 37.4 डिग्री आ रहा है, 51 एट एंगल, छोड़ो 51.0, तो 51 एट एंगल माइनस 37.4 डिग्री, इतना एम्पेयर आया। कौन सा करंट आया, ये आया प्राइमरी करंट। अब हमें ना प्राइमरी करंट के साथ पावर फैक्टर भी निकालना था, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यहां से कैलकुलेट करोगे तो कॉस एंगल जो है वो कितना है 37.4, बस लैगिंग नेचर का होगा, और ये आएगा 0.794। ओके, एनीवे, तो हमें यहां से दूसरा जो पार्ट है इसका, इसमें एक और चीज निकालना है, पावर फैक्टर। आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। ओके, नाउ तो आपको जो पावर फैक्टर निकालना है, प्राइमरी का पावर फैक्टर, प्राइमरी करंट एंड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर, इसको आप cos phi1 बोलते हो, cos phi1, ये कितना हो जाएगा, cos का वैल्यू कितना है, cos phi1 का वैल्यू कितना है, ये लोगे, पॉजिटिव लोगे और लैगिंग लिख लोगे, तो 37.4 लैगिंग ले लोगे, डेट्स इट। जब कैलकुलेट करोगे ये कितना आ रहा है, 0.794 लैगिंग। ठीक है, तो ये आपके पास पावर फैक्टर बताना था, तो एक आंसर ये है। दूसरा आपको करंट बताना था, तो प्राइमरी में कितना करंट फ्लो करेगा, 51 एम्पेयर, ये आंसर है। तो 51 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा इस एंगल पे, तो इस समय इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, कोस के साथ लगा दो, यू विल गेट द पावर फैक्टर लैगिंग दिस मच। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत ही मेजर क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन भी है। इट कैन बी आस्क्ड फॉर 10-12 मार्क्स।
तो आप एक बार वीडियो पॉज करेंगे, इसको कॉपी करेंगे।